हेलो, वेलकम टू एवरीवन। जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो माय नेम इज ब्रिजेश कुमार। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं जेएनयू रिसर्च स्कॉलर सबरीश सर से, जो कि एक कोविड ग्राउंड लेवल पे कोविड वॉरियर भी हैं और एनएसएस और एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज उनसे जानेंगे उनके बारे में और कोविड वॉरियर के रूप में उन्होंने ग्राउंड लेवल पे क्या फेस किया, क्या चैलेंजेज आए और उन्होंने उसे किस तरह डील किया और उनके कोविड वॉरियर अपने जान को जोखिम में डालते हुए भी वो किस तरह लोगों की सेवा कर पाए, उसके बारे में जानेंगे। तो वेलकम टू जी स्टूडियो सर। थैंक यू ब्रजेश फॉर द अपॉर्चुनिटी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम सबरीश है, मैं केरला से हूँ और अभी जेएनयू में वर्ष सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी में पीएचडी कर रहा हूँ और साथ में साथ एनएसएस के कार्यकर्ता भी रहा और अभी एबीपी में दायित्व है। और 2019 में यहाँ के जेएनयू इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी पद के लिए इलेक्शन लड़े थे और अभी जो सेकेंड वेव कोविड हुआ था उस समय एबीपी जेएनयू की तरफ से काफ़ी सारे सेवा काम हुआ था, जिसमें कैंपस के अंदर भी और कैंपस के बाहर जो बस्तियां हैं वहाँ पर कोविड स्क्रीनिंग एक्टिविटी का काम हुआ था, जिसमें से 2000 से लेके लगभग 2500 के आसपास तक लोगों को हमने स्क्रीनिंग किया था, जिसमें जिनका पॉजिटिव आया है उनको रेस्पेक्टिव जगह के पास में जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पर भेजा गया था। तो इससे अधिक काफ़ी अच्छे लोग काफ़ी अच्छी संख्या का बेनिफिट हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आज हम लोग सर से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कोविड एज ए कोविड वॉरियर या स्टूडेंट पॉलिटिक्स या जेएनयू को लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉक शो। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे, एज ए कोविड वॉरियर आपने किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए ग्राउंड लेवल पे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो ये खुद एक चैलेंज था कि हमारा खुद का इंश्योरिटी सेव करें, हमारा खुद का सेफ्टी इंश्योर करें कोविड का सेवा काम करते हुए। तो हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि मतलब जब भी कैंपस के बाहर जाएंगे कि हम हमेशा वो कपड़ा पहन के जाएंगे, तो पीपीई किट बोलते हैं, तो ऊपर से नीचे तक एकदम ढका रहता है, तो वो पहन के जाएंगे और डालने के पहले भी बॉडी को सैनिटाइज करते हैं और वापस आने के बाद भी सैनिटाइज करते हैं बॉडी को। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था। और दूसरी चैलेंज सबसे यही थी कि जब शुरुआत में जब कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था, उसमें बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाए थे, उस समय हमारा सेवा काम मोस्टली ये था कि ऑक्सीजन सिलेंडर को दिलवाना और फिर कई ऑक्सीजन बेड्स जो आईसीयू को रिलेटेड जो कनेक्ट करवाना। तो इसके लेकर हमारा कोविड टास्क फोर्स जो था, जिसमें 9-10 लोग थे जो उस समय जो भी कैंपस में थे एबीवीपी के, तो उनके द्वारा कोविड टास्क फोर्स क्रिएट किया गया था, जिसमें से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कहाँ होगा, बेड्स कहाँ पर होंगे, एम्बुलेंसेस को कनेक्ट करना, तो ये वॉलंटरी सर्विसेज रूप से हमने किए थे, जिसमें से काफ़ी लोग इसका बेनिफिट हुए थे। और तो जैसे थोड़ा केसेस कम हुआ तो बस्तियों में जाना शुरू किया, जिसमें से वहाँ जाके टेम्परेचर चेकिंग और उनके जो ऑक्सीजन लेवल है जो चेक किए, तो जिनका भी ऑक्सीजन लेवल कम आया उनको हम रेस्पेक्टिव जगह में जो भी आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पर रेफ़र किए हैं। तो ऐसा 50 से 60 लोग थे लगभग रेफ़र हुए हैं और लगभग 2500 के आसपास में हमने स्क्रीनिंग किए हैं। ये 10 दिन का कार्यक्रम था, जिसमें से लगभग जेएनयू एबीवीपी के 30 या 35 कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे और उन सबका अच्छा एक्सपीरियंस था। चैलेंज तो रहा ही है, क्योंकि चैलेंज के बिना कोई सेवा होता ही नहीं है, क्योंकि ये पीपीई किट पहनने से धूप में अंदर एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपका बॉडी ये यूज टू नहीं है सबसे पहले। तो जब एकदम पीपीई किट पहनना आता है तो आपको मतलब वो वेंटिलेशन होता नहीं है बाहर अंदर, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन 2-3 दिन के बाद बहुत लोग यूज टू हो गए, लेकिन बहुत लोग को तबीयत ठीक भी नहीं था उसके बाद डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उनको 2 दिन लीव लेके बाद फिर दोबारा अगेन 2 दिन आते थे लोग और काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। चाहे वो बस्ती के जो रहते हैं लोग वहाँ के, तो उनको काफ़ी खुशी रहा कि आके उनको मतलब मिल रहा है करके एबीपी की तरफ से।
और वहाँ ये भी कुछ घर में ये भी इश्यूज थे कि राशन के इश्यूज, क्योंकि बहुत लोग काम नहीं जा पाए कोविड की सिचुएशन की वजह से, तो उनको रेशन भी दिलवाए हैं। और कुछ लोगों को कपड़े का इश्यूज भी आए, क्योंकि उनको थोड़ा जिनके पास भी थोड़ा पुराने कपड़े हैं वो भी कलेक्ट करके हमने देने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो हमने जाना किस तरह इसमें एसओपी फॉलो करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। पीपी किट पहनना एक, क्योंकि यूज टू वो नहीं होते हैं लोग, तो उससे ब्रीथिंग सब प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह फिर हम सर जानना चाहेंगे आपके वॉलंटियरशिप या सर्विस के पीछे क्या मोटिवेशन, जैसा कि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, इसमें जान रिस्क होता है, तो पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है कि मतलब आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप तो रिसर्च करने गए हो, अपना पढ़ाई करो। तो फिर भी आप उनकी बातों को उन्हें भी समझाते हुए फिर भी इन कामों में लगे रहे, इसके पीछे मतलब क्या मोटिवेशन था? सबसे पहले तो ये सब चीज़ें घर पे बोला नहीं जाता है। ओके, अगर बोलेंगे तो या तो वो घर पे बुलाएंगे या घर वाले इधर पहुंच जाएंगे। ओके, तो इसलिए घर पे नहीं बोले थे, लेकिन फेसबुक आजकल सोशल मीडिया के ज़माना है, तो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के स्टेटस द्वारा घर पे कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था, घर में इन्फॉर्मेशन पहुंच गया, मेरे कज़न के द्वारा और मेरे नेबर्स के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गया कि मैं ये सब सेवा काम में लगा हूँ। तो मेरे कॉल आया, तो मैंने समझाया उनको कि हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने से रिस्क कम होता है, तो पीपी किट पहन के जाते हैं। तो मैंने जो भी वीडियोस था मैंने भी भेज दिया, तो उनको समझ में आ गया कि कर सकते हैं। लेकिन वो हमेशा ये बोलते थे कि प्रिकॉशन हमेशा लेते रहना और वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके वो लेने के लिए। और प्रेरणा जो है वो एबीवीपी में हमेशा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रहा है स्टूडेंट को लेकर जो भी काम है, लेकिन कोविड की प्रत्येक रूप की वजह से हमें कोविड की सेवा काम भी करना पड़ा, क्योंकि ये सोसाइटी की मांग थी। और बीइंग कंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एबीवीपी हैज़ ऑलवेज बीन इन टच विद द ग्राउंड लेवल। और इसमें एबीवीपी सबसे बड़ा प्रेरणा है, क्योंकि आप जैसे मोटिवेटेड लोग जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो जुड़ना तो संभव होता ही है। तो सबसे बड़ा प्रेरणा यही है। और जब बहुत लोग परेशान हैं और अगर आपका थोड़ा सा भी हेल्प उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो उसको करने में कोई ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रेरणा है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आज इस टॉक शो के माध्यम से हम जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस पेंडेमिक के दौर से सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से हम लोग पार नहीं पा सकते हैं, चाहे वो सोनू सूद से लेके हमारे सबरीश सर हो। तो सबने अपने अपने स्तर पर एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे या एज अ इंडिविजुअल सबने कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया, जिससे कि देश आज इस पेंडेमिक से ऑलमोस्ट बाहर होने की कगार पे, हम लोग जीतने के कगार पर। तो उसके बाद सर अभी फिर हम लोग को सुनने में आ रहा है कि मतलब 1 से 1.5-2 महीने बाद फिर से थर्ड वेव का वो है। तो एज अ कोविड वॉरियर अपने ग्राउंड लेवल पे सिचुएशंस को देखा है, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आने वाले थर्ड वेव को लेकर क्या प्रिकॉशन और किस तरह से मतलब अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करें कि वो थर्ड वेव से बच सकें? कोविड सेवा काम द्वारा मेरा 2-3 ऑब्जर्वेशन रहा है, और ये ऑब्जर्वेशन जब भी कोई समीक्षा बैठक हुई है एबीवीपी की या जो भी अन्य संगठन की, तो हमने हमेशा ये बात रखी है। सबसे पहला ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और प्रिकॉशन भी लेनी चाहिए कि हमें हमेशा जब भी बाहर जाएं मास्क तो पहनना ही चाहिए। तो अभी भी मैं मास्क रखा हूँ हाथ में, लेकिन मतलब इंटरव्यू होने की वजह से मैं अभी मास्क नहीं पहन रहा हूँ। लेकिन हमेशा जब भी बाहर जाएंगे आपको मास्क पहनना है और सैनिटाइज़र का अच्छे से यूज़ करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमने बस्तियों में गया था, तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास मास्क है, लेकिन वो पॉकेट में रखते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, वो ज़्यादा रिस्क में है। अगर थर्ड वेव स्टूडेंट्स को मतलब बिलो 18 ईयर्स एज वालों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि वो मास्क पहनते नहीं हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिस्क में भी रहते हैं। तो इससे अगर आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आपको समझाना होगा उनको। आप समझाना ऐसे होगा कि पहले आप पालन करें उसको मास्क पहन के और प्रिकॉशन लेके, तभी जाके उनको भी समझ में आएगा। और आप उनको जिस तरह समझ सकते हैं समझा सकते हैं, समझाना होगा। और दूसरी बात यह है कि आप डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस जरूर दूर रखें।
ये भी हमेशा याद रखनी चाहिए। और अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आपको ही एक टीम बनना होगा कि अगर आपके पड़ोस में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सर हर चीज़ आपकी पंचायत या आपकी कॉर्पोरेशन या आपके सरकारें, जो भी सरकारें हैं, करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इतना बड़ा कंट्री है तो सरकार कैन ओनली डू टू पर्टिकुलर लेवल, बाकी जो है सिविल सोसाइटी को ही लेना पड़ेगा। तो ये मेरा सबसे बड़ा सुझाव होगा कि थर्ड वेव हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये हमें इंश्योर करना होगा ओनली थ्रू कॉपरेशन बिटवीन आवर सेल्स। अगर आपका एक स्ट्रीट है तो आप स्ट्रीट को तो कम से कम मुक्त कर सकते हैं, जो भी प्रिकॉशन लेना है वो लेके। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर ने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए इस थर्ड वेव को भी पार कर जाएंगे। तो अब ये हो गई कोविड से रिलेटेड बातें। चूँकि सर ने यहाँ जेएनयू है तो यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात होगी, चूँकि जेएनयू स्टूडेंट पॉलिटिक्स पूरे देश में इसको लेके एक अलग ही लोगों में क्यूरियोसिटी होती है और सर ने इसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट के लाइफ में, एज अ पर्सनालिटी किस तरह वो इम्पैक्ट करता है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एज सच मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एबीपी से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी फाइट पॉलिटिक्स इन कैंपसेस, वी ऑल्सो डू सोशल एक्टिविटीज़, कल्चरल एम्पावरमेंट में भी करते हैं। और जैसे अभी जेएनयू एंट्रेंस का समय भी आया है तो इसमें वॉलंटरी क्लासेस भी दे रहे हैं। तो एबीपी इज अ होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एबीपी आई ऑल्सो हैव दीज क्वालिटीज, आई ऑल्सो बिलीव इन दीज वैल्यूज। सो एंड आई बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविज्म, so that by seeing what we are doing, others learn from ABP, also from ABP activists. And ABP does not believe in destructive activism, which has been a recent trend in the campus. So I think it is always good to be constructive in whatever activities we do, क्योंकि इससे क्या है कि इससे सोसाइटी को भी लाभ मिलेंगे, इससे कंट्री भी आगे बढ़ेगा। और इससे क्या है, आपके जो अगला पीढ़ी, जो आपका जो जूनियर्स है कैंपस, पर्टिकुलरली जूनियर्स तो होते ही हैं, तो वो आपको देखेंगे आप किस तरह से, आपके व्यवहार किस तरह के हैं, तो ये सब देख के उनको भी सीखने को मिलेगा। तो इसलिए हमेशा वी नीड टू इंश्योर दैट, और मेरा ये मानना है कि हमेशा इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। कि नेशन के खिलाफ खड़ा रहना बहुत आसान हो जाता है, मतलब एक चुटकी में आप नेशन की जगह बोल देंगे, लेकिन उसको उस ब्लैक पॉइंट को मिटाने में आपको पूरी ज़िंदगी लग सकते हैं। तो ये हमेशा स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा, और इसका क्या परिणाम हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बस डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, इसकी वजह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते नाते मेरे को लग रहा है कि हर स्टूडेंट का, हर सिटीजन का ये दायित्व बनता है कि सोसाइटी को एक साथ जोड़ें, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन। सो आई थिंक एबीपी स्टैंड्स फॉर ऑल दीज वैल्यूज। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो इस तरह स्टूडेंट मूवमेंट या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने या उसमें इन्वॉल्व होने का क्या फायदे होते हैं सर एज ए सोसाइटी। और सर जो बात कर रहे थे, एक कल्चर डेवलप हो जाता है, जो सीनियर करते हैं वही जूनियर उसे फिर फॉलो करते हैं, तो एक तरह से वो एक यूनिवर्सिटी का एक कल्चर और ट्रेडिशन बन जाता है। तो सर आप चूंकि पिछले 3-4 सालों से जेएनयू कैंपस में रह रहे हैं, जेएनयू को लेके कैंपस के बाहर या देश में बहुत सारे तरह के मिसकंसेप्शन कि जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं या देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये हुआ है, पिछले ऐसे इंस्टेंसेस तो देखे गए हैं, और उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अखबार में पढ़े होंगे या टेलीविजन चैनल्स में देखे होंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में देखे होंगे। उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जेएनयू के बारे में बोलने के लिए और भी अच्छी चीज़ें बोलती हैं। यहाँ तो मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि इससे सुंदर कैंपस आपको और कहीं देखने को मिलेंगे। इतना बायोडाइवर्सिटी, इतना ग्रीनरी, और एजुकेशन के मामले में इतना बड़ा लाइब्रेरी, इतना बड़ा मतलब ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च पर्सपेक्टिव की वजह से देखेंगे तो इतना
मतलब डाइवर्स सब्जेक्ट्स में आपको रिसर्च करने का या पढ़ाई करने का मौका शायद ही इंडिया में और कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन हर यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का फैसिलिटीज़ तो मिलते नहीं हैं। तो ये मतलब मेरे को लगा कि JNU के बारे में सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात मेरे को सबसे पसंद जो है यहाँ के जो लैंडस्केप है, क्योंकि ये इट्स बिल्ट ऑन दी अरावली रेंजेस और अरावली रिड्ज भी इसके अंदर ही बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो थोड़ा स्पेसिफिक टू दिस रीजन, थोड़ा यहाँ के लिए ही ये सब मिलेंगे। और इसकी वजह से लैंडस्केप भी काफ़ी थोड़ा अच्छा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो चाहेंगे जो उनको आके देखना ही पड़ेगा। और कैंपस बहुत वाइब्रेंट कैंपस है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स भी होते हैं और मतलब और अगर आपको जो चीज़ बिल्कुल कहीं सुने भी नहीं होंगे कि यहाँ के मतलब लाइब्रेरीज जो है हमेशा फुल रहते हैं। अभी तो कोविड के समय है, बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट्स कम हैं, लेकिन वरना यहाँ पढ़ने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। ऐसे नहीं कि सभी लोग मतलब इसी एक्टिविटीज़ में एंटी नेशनल या जो भी आप टर्म करना चाहते हैं इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। बस आपको मन रहना चाहिए कि आपको यहाँ के क्या करना है। अगर आपको पढ़ना है कि यहाँ के पढ़ाई करनी है तो इससे बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के लिए आप चाहेंगे तो भी यहाँ पर उसके लिए मौका है। बट बस आपको मन रहना चाहिए कि आपको यहाँ के क्या करना है। समय वेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर लोग जो आते हैं 90 to 95% लोग वो पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ाई में बहुत शाइन करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। तो सर ने बहुत ही एक अच्छी बात कही है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहाँ आके क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, जहाँ की आप अगर थोड़ा भी लेट से अगर पहुँचे हैं, टाइम से नहीं है, तो आपको पूरी लाइब्रेरी का चक्कर लगाना पड़ेगा सीट को ढूंढने के लिए। तो इस तरह यहाँ किस तरह लोगों को स्टूडेंट्स के बीच पढ़ाई को लेके भी डेडिकेशन है, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी लेके है, फिर यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को लेके सर ने बताया। तो अभी लास्ट में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के PhD में एडमिशन को लेके क्या प्रोसेस है और किस तरह यहाँ एडमिशन रिसर्च में पाया जा सकता है। यहाँ एडमिशन दो प्रकार होती है, एक तो JRF के द्वारा होती है, दूसरा JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन द्वारा भी होती है। तो JRF अगर आप पहले कुछ सब्जेक्ट में क्वालिफाई हुए हैं और अगर उस पर्टिकुलर स्कूल्स में या सेंटर में वैकेंसी है तो आप JRF द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, वरना तो आपको JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा जो कि NTA कंडक्ट करती है। तो अभी प्रॉस्पेक्टस तो आ गया, लेकिन एग्जाम डेट और फॉर्म भरने का डेट्स वगैरह वो आए नहीं, जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ABP JNU का एक ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी है, जो कि मतलब जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल्स क्या है तो ये सब देते हैं। तो अभी ये प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गया है। ABP JNU की जो प्रक्रिया है शुरू हुआ है, लेकिन जैसे ही जल्दी NTA के नोटिफिकेशन आएंगे तो मतलब सोशल मीडिया में ABP के जो JNU के फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इंस्टा में आपको मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन। तो अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ABP JNU के फेसबुक पेज फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो भी अपडेट्स है सबसे पहले वही डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए, और ये अच्छा मौका है JNU में आके पढ़ना, क्योंकि आपको यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलते हैं एट अफोर्डेबल मतलब प्राइसेस तो नहीं जरूरत है, बट एट अफोर्डेबल फीस। ओके, थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए और हमने विभिन्न मुद्दों पे जैसे कि एज ए कोविड वॉरियर सर ने क्या ग्राउंड लेवल पर फेस किया, उसके बाद स्टूडेंट जो भी मूवमेंट या स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसके बारे में जाना, फिर एज ए रिसर्च स्कॉलर आप JNU में किस तरह एडमिशन पा सकते हैं और JNU का क्या यूनिक फीचर्स है उसके बारे में सर से हमने जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
फलसफा, कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां। और यहाँ में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।